मेरा नाम लुच छून है। मैं पिछले 15 दिनों से इस टूटे हुए व्हीकल में फंसा हुआ हूं। बाहर जमाने वाली ठंड है, -60 डिग्री। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। करीब 100 साल पहले फ्रॉस्ट कैटास्ट्रोफी नाम की किसी चीज की वजह से दुनिया बर्फ में बदल गई थी। लोग अब मोबाइल सिटीज में रहते हैं, जो पुराने इंजन से चलते हैं, जिन्हें सोर्स फायर इंजन्स कहा जाता है। यहां हीट ही सब कुछ है। इसके बिना तुम मर जाओगे। इस व्हीकल का पिछला मालिक ड्राइवर सीट पर ही जमकर मर गया था। मैंने उसकी जगह ले ली, लेकिन मेरा कोल खत्म होने वाला है। बस 2 दिन का बचा है। फिर भी मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। मुश्किल प्रॉब्लम्स मुझे डराती नहीं है। वैसे भी मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा था। मेरे दिमाग के अंदर एक सिस्टम है जो यहां आने के बाद से काउंटडाउन कर रहा था। आज वो फाइनली एक्टिवेट हो गया। इसका नाम ट्रुथ टेक्नोलॉजी ट्री सिस्टम है। ये मुझे मेरे व्हीकल के स्टैट्स दिखाता है, एक टेक ट्री के साथ जिसमें 4 ब्रांचेस हैं: वेपन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी और पावर। और ये कहता है कि अगले लेवल पर जाने से पहले हर लेवल पर सब कुछ अपग्रेड करना होगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी हर चीज अपग्रेड करने वाला इंसान हूं। मुझे पुराने मालिक के बूट के अंदर छुपे हुए 6 छोटे ग्लोइंग स्टोन्स मिले, सोर्स फायर कोल क्रिस्टल्स। मैंने उन्हें कन्वर्ट किया और 30 ट्रूथ पॉइंट्स मिले। सबसे पहले मैंने बॉयलर अपग्रेड किया 10 पॉइंट्स में। तुरंत ही बुझती हुई आग फिर से जल उठी। कैबिन का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया। मैंने अपनी क्विल्ट हटा दी। कई हफ्तों में पहली बार मुझे गर्मी महसूस हुई। फिर मैंने 10 पॉइंट्स एक हाइड्रोपोनिक ग्रो बॉक्स पर खर्च किए। वो मेरे बेड के पास एक पुराने क्रेट के अंदर आ गया, लाइट्स और वाटर सिस्टम के साथ, जो बॉयलर से जुड़ा हुआ था। मैंने एक कैबेज सीड लगाया जो पुराने मालिक ने ब्लैक मार्केट से खरीदा था। सिस्टम ने कहा कि ये 3 दिन में तैयार हो जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पास 10 पॉइंट्स बचे हैं, लेकिन बाहर कुछ सुनाई दे रहा है। कोई बड़ा क्रिएचर तूफान में घूम रहा है। मेरा कोल हमेशा नहीं चलेगा। मैं यहां नहीं रुक सकता। जल्दी ही मुझे बाहर जाना होगा, हंट करना होगा और रिसोर्सेज ढूंढने होंगे। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने अपने आखिरी 10 ट्रूथ पॉइंट्स एक वेपन पर खर्च किए, एक स्टीम पावर्ड रिपीटिंग क्रॉसबो। वो फायरिंग पोर्ट पर फिट हो गया, एक ब्रास पाइप के जरिए बॉयलर से जुड़ा हुआ। हर बोल्ट अंगूठे जितना मोटा था, ब्लैक पाउडर से भरा हुआ। आखिरकार मेरे पास असली फायर पावर आ गई थी। मैंने पोलारिस चालू किया और पैल स्नो पर निकल पड़ा, मिनरल्स ढूंढने के लिए। 2 घंटे तक सफेद बर्फ में धीरे धीरे चलते रहने के बाद मुझे एक आइस माउंट के पीछे कुछ काले पत्थर दिखे जो लाल चमक रहे थे, एक कोल्ड क्रिस्टल वेन। मैं तुरंत बाहर नहीं उतरा। अच्छा ही हुआ। अचानक 3 विशाल वुल्व्स बर्फ से बाहर निकल आए। हर एक भैंस जितना बड़ा था, ग्रे वाइट आर्मर्ड स्किन के साथ, और उनकी लाल आंखें मेरे व्हीकल पर टिकी हुई थीं। पहला वुल्फ मेरे फ्रंट आर्मर से टकराया। पूरा कैबिन हिल गया। उसने अपना चेहरा फायरिंग पोर्ट पर दबा दिया, आयरन बार्स को पंजों से नोचते हुए। मैंने क्रॉसबो पकड़ा और ट्रिगर दबाया। स्टीम की आवाज आई, ब्लैक पाउडर फटा और बोल्ट सीधे उसकी खोपड़ी के पार चला गया। सिर खत्म, काम खत्म। बाकी 2 भागने की कोशिश करने लगे। मैंने रिलोड किया और 2 बार और फायर किया। एक वुल्फ कमर से बर्फ में चिपक गया, दूसरा कूदते हुए गले में बोल्ट लगने से गिर गया। 10 सेकंड में तीनों वुल्व्स खत्म। मैं बाहर गया, बॉडीज को काटा और 3 ग्लोविंग ब्लू बीस्ट कोर्स निकाले। ये कोल क्रिस्टल्स से बेहतर थे। मैंने थोड़ा मीट भी लिया और वेन से 1 दर्जन कोल क्रिस्टल्स निकाल लिए। 100 से ज्यादा ट्रूथ पॉइंट्स का लूट मिला। बुरा नहीं है। तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। हवा को चीरती हुई एक इंजन की तेज आवाज। बिनोक्यूलर से मैंने देखा, कुछ 100 मीटर दूर कोई इंसान बर्फ में रेंग रहा था, लगभग जम चुका था। उसके पीछे 3 आर्म्ड स्नोमोबाइल्स थे, जिन पर खून जैसे लाल स्कल मार्क्स बने थे। वे धीरे धीरे उसका पीछा कर रहे थे, जैसे शिकार के साथ खेल रहे हों। स्नो फील्ड गैंग के रेडर्स। मैं जाने ही वाला था। यह मेरा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस इंसान के हाथ में क्या है। एक सिल्वर व्हाइट केस, जिस पर पुराने फेडरेशन के सिंबल्स बने थे। लेबल पर लिखा था, क्लास ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्लांट सीड वॉल्ट।
मेरा दिल रुक सा गया। उस वॉल्ट और अपने इकोलॉजी अपग्रेड्स के साथ मैं पोलरिस के अंदर एक असली फार्म बना सकता था। इस जमी हुई दुनिया में यह सबसे कीमती चीज है। रेडर्स हंसते हुए अपने मचेटीज उठा रहे थे। मैं तुरंत अपने व्हीकल में वापस कूदा और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो सीड्स मेरे थे, मैं उन्हें जाने नहीं देने वाला था। मैंने पोलरिस को सीधे रेडर्स की तरफ दौड़ा दिया। 3 स्नोमोबिल्स, स्कल एम्ब्लम्स, सेरेटेड ब्लेड्स, वही बेकार वेस्टलैंड लोग। उनका लीडर उस औरत के हाथ काटने वाला था, सिर्फ उसका बॉक्स लेने के लिए। मैंने उसे मौका नहीं दिया। स्टीम क्रॉसबो से एक बोल्ट और वो खत्म। उसकी स्नोमोबिल क्रैश होकर जल गई। दूसरा भागने लगा। मैंने पोलरिस घुमाकर उसकी स्नोमोबिल को कुचल दिया। तीसरा आदमी अपनी बाइक से गिर गया और घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। अगर उसने स्नो फाइंड गैंग को बता दिया तो वे मुझे ढूंढते हुए आ जाते। मैंने फायर किया। खत्म। मैं बाहर निकला और बर्फ में पड़ी उस औरत के पास गया। वो लगभग जम चुकी थी, फटी हुई विंटर सूट पहने हुए, उस सिल्वर सीड वॉल्ट को ऐसे पकड़े हुए जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं रेडर्स से भी ज्यादा खतरनाक हूं। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, मरे हुए गैंग मेंबर्स को सर्च किया। उनके पास लेने लायक कुछ नहीं था। फिर मैं उसे घसीटकर पोलारिस में ले आया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और गर्म हवा उसे लगी, उसने छटपटाना बंद कर दिया। वह बस बॉयलर को घूरती रही। थर्मामीटर पर 18 डिग्री दिख रहा था, पूरी तरह स्टन्ड। फिर उसकी नजर मेरे हाइड्रोपोनिक बॉक्स पर गई। वह कांपते हुए उसके पास घिसट कर गई और लगभग अपना होश खो बैठी। पता चला वह बोटनिस्ट है। उसका नाम लिन जुआन है। उसने कल्टीवेशन सिस्टम को तुरंत पहचान लिया। मैंने बात सीधी रखी। मैंने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वेस्टलैंड रूल्स के हिसाब से सीड वॉल्ट अब मेरा है। वह बहस करने लगी, लेकिन मैंने उसके सामने गरम वुल्फ मीट सूप का एक बोल रख दिया। उसने 3 दिनों से कुछ भी गरम नहीं खाया था। मैंने अपना ऑफर साफ रखा: फूड, शेल्टर, कांस्टेंट हीट और रिसर्च इक्विपमेंट। बदले में वह और उसके सीड्स पोलारिस के होंगे और वह मेरे लिए फ्रेश वेजिटेबल्स उगाएगी। उसने मीट उठाया, मुंह में भरा, और मैं बात पूरी करूं उससे पहले ही हां बोल दिया। उसने वादा किया कि अगर उसे सही कंडीशंस मिले तो वह वाटरमेलन्स भी उगा सकती है। एक टॉप लेवल सीड वॉल्ट और एक स्किल्ड बॉटनिस्ट, दोनों एक ही दिन में। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लिन जुआन ऐसे खा रही थी जैसे सालों से खाना नहीं देखा हो। नंगे हाथों से वुल्फ मीट पकड़ रही थी। मुंह जल रहा था। गर्मी से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। 3 दिन की भूख और -60 ऐसा ही कर देते हैं। जब वह खा रही थी, मैंने अपना हॉल फैलाया। वुल्फ्स से मिले 18 कोल क्रिस्टल्स और 3 बीस्ट कोर्स। मैंने सिस्टम से सब स्कैन करवाया। क्रिस्टल्स से 90 पॉइंट्स, कोर्सवुड से 90 पॉइंट्स। बैकअप फ्यूल के लिए कुछ क्रिस्टल्स बचाकर रखने के बाद मेरे पास 160 ट्रुथ पॉइंट्स थे। मैं कभी सब कुछ कन्वर्ट नहीं करता, हमेशा थोड़ा रिजर्व रखता हूं। नंबर अच्छा लग रहा था, लेकिन केबिन नहीं। मुझे दरवाजों और खिड़कियों की हर दरार से हवा सीटी मारती हुई सुनाई दे रही थी। मेरा अपग्रेडेड बॉयलर हीट दे रहा था और पतली मेटल वॉल्स उसे सीधे बाहर की जमी हुई हवा में खो रही थीं। हर झोंका मेरा कोल बेकार जला रहा था। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं वेस्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूं। मैंने टेक ट्री खोला और जो चाहिए था वो ढूंढ लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच में डबल लेयर अस्बेस्टोस इंसुलेशन, 10 पॉइंट्स। मैंने तुरंत अनलॉक कर दिया। लिन घुआन ये देखकर लगभग खाना खाते हुए चोक हो गई। पीली रोशनी दीवारों पर बेलों की तरह फैल गई। एक मोटी ग्रे व्हाइट इंसुलेशन लेयर हर सरफेस पर जम गई। वॉल्स, डोर गैप्स, विंडो क्रैक्स, यहां तक कि सीलिंग के स्क्रू होल्स तक। 10 सेकंड में सब हो गया। बाहर की चीखती हवा लगभग शांत हो गई। थर्मोमीटर 15 से बढ़कर 20 डिग्री पर आकर स्टेबल हो गया। एक टूटे फूटे क्रॉलर के अंदर 20 डिग्री, वो भी एक खतरनाक ब्लिजर्ड के बीच। लिन हुआन ने अपनी वुल्फ बोन गिरा दी और मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई भगवान हूं। उसने पूछा, मैं कौन हूं? मैंने दीवार पर हाथ रखकर उसकी सॉलिड लेयर महसूस की और कहा, मैं बस एक ड्राइवर हूं जिसे काम सही तरीके से करना पसंद है।
फिर मेरी नजर उस सिल्वर केस पर गई। वह अभी भी उसे अपनी छाती से लगाए हुए थी। उसका खाना हो चुका था। अब वक्त था कि वह मुझे दिखाए कि मेरे सीड वॉल्ट के अंदर क्या है। लिन गुआन ने वॉल्ट खोला। 16 डिजिट कोड, प्रेशराइज्ड सील, पूरा सिस्टम। अंदर सैकड़ों छोटे ट्यूब्स थे, शॉक अब्जॉर्बिंग जील में रखे हुए। हर एक में सीड्स और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन था। वह बताने लगी कि अंदर क्या क्या है। हाईलैंड बार्ली, विंटर व्हीट, कैबेज, स्वीट पोटेटोज, पोटेटोज, कैरेट्स, काम की चीजें। लेकिन फिर उसने पीछे रखे कुछ पर्पल ग्लो करते ट्यूब्स की तरफ इशारा किया। 3 वाटरमेलन सीड्स, 5 स्ट्रॉबेरी सीड्स, फ्रॉस्ट से पहले की इंप्रूव्ड वैरायटीज। इस दुनिया में एक सूखा एप्पल भी नोबल्स के बीच कई जिंदगियों के बराबर होता है। फ्रेश वाटरमेलन, ये तो सोच से भी परे है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरा दिमाग काम करने लगा। मैंने एक बड़े आर्मर्ड क्रलर की कल्पना की, जिसके अंदर वर्टिकल फार्म्स हों, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स हों, और मैं एक ग्लास डोम के नीचे बैठकर ठंडी वाटरमेलन खा रहा हूं, जबकि बाहर रेडर्स ठंड से मर रहे हों। मैंने लिन गुआन से कहा, वॉल्ट को सील करे और उसकी रखवाली करे। उसने बताया कि हाइड्रोपोनिक बॉक्स इतना छोटा है कि उसमें अभी उग रही कैबेज के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। मैंने कहा, स्पेस का इंतजाम मैं बाद में कर लूंगा। उसका काम है कि 3 दिन में वो कैबेज परफेक्ट होनी चाहिए। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। बॉयलर की आवाज भारी लग रही थी। मैंने फ्यूल गेज चेक किया। कंजम्पशन में कोई कमी नहीं आई थी। इंसुलेशन ने गैप्स बंद कर दिए थे, लेकिन मेटल वॉल्स अभी भी हीट खो रही थीं। अगर बाहर का टेम्परेचर और गिर गया या मेरा कोल खत्म हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। यह मेरे लिए काफी नहीं था। मैंने टेक ट्री खोला और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच शीएन का दूसरा नोड ढूंढा, डीप एनहांसमेंट। यह एक वैक्यूम इंसुलेशन लेयर जोड़ता है, जो अंदर और बाहर के बीच हीट ट्रांसफर को लगभग खत्म कर देता है। 50 ट्रूथ पॉइंट्स। महंगा था, लेकिन सही था। मैंने उसे अनलॉक कर दिया। दीवारों पर सिल्वर ग्लो आया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया। बॉयलर ने हल्की सी आवाज की और लो आइडल पर आ गया। आग का रंग ब्राइट ऑरेंज से डार्क रेड हो गया। लिन गुआन घबराकर थर्मोमीटर को देख रही थी, लेकिन नीडल हिली तक नहीं। 5 मिनट बीत गए, फिर भी 20 डिग्री। अब बॉयलर बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने फ्यूल गेज देखा और आखिरकार सीने से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। इस सेटअप के साथ बचा हुआ कोल हमें 10 दिन, शायद 2 हफ्ते तक गर्म रख सकता था, सबसे खराब स्टॉर्म में भी। अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपने रिजर्व्स जलाने की जरूरत नहीं थी। मुझे कंट्रोल पैनल के नीचे एक पुराना हैंड क्रैंक रेडियो मिला। जंग लगा हुआ, आधा टूटा एंटेना, लेकिन अभी भी काम कर रहा था। मैंने उसे घुमाकर चालू किया और ब्लैक रॉक सिटी से एक ब्रॉडकास्ट पकड़ लिया। खबर बुरी थी। 48 घंटों में एक मैसिव एक्सट्रीम आइस स्टॉर्म आने वाला था। अलर्ट लेवल ब्लैक। लिन जुआन के हाथ से ट्वीजर्स गिर गए और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि वह पहले एक मोबाइल सिटी में ऐसा स्टॉर्म देख चुकी है। हजारों लोग एक ही रात में मर गए थे, प्रॉपर इंजन्स होने के बावजूद। -100 डिग्री पर खून तुरंत जम जाता है। हवा इतनी तेज कि व्हीकल्स पलट जाए, मुट्ठी जितने बड़े हेलस्टोन्स। मैंने उसे चुप रहने को कहा। मेरे व्हीकल में डिस्पेयर की कोई जगह नहीं है। कैबिन का टेम्परेचर कंट्रोल में था। वैक्यूम इंसुलेशन काम कर रहा था, लेकिन मेरे सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, मोबिलिटी। अगर मैं स्टॉर्म के दौरान रुका रहा तो बर्फ और बर्फ की परत ट्रैक्स को जमीन से चिपका देगी। स्टॉर्म के बाद मैं वहीं फंस जाऊंगा। बीस्ट्स या रेडर्स के लिए आसान शिकार बन जाऊंगा। मैंने टेक ट्री खोला और जो चाहिए था वो ढूंढ लिया। ट्रैक एंटी फ्रीज लुब्रिकेशन सिस्टम पावर इंजन के दूसरे नोड में। 50 पॉइंट्स। ये चैसी और गियर्स में छोटे हीटेड पाइप्स बना देता, हर जॉइंट में एंटी फ्रीज लुब्रिकेंट भेजता। ट्रैक्स कभी जैम नहीं होते, -80 में भी। मैंने उसे अनलॉक कर दिया। पोलरिस का पूरा निचला हिस्सा गूंजने लगा। पतली पाइप्स व्हील्स और गियर्स में फैल गईं, बॉयलर से हीट खींचते हुए। हर बेयरिंग में लुब्रिकेंट जाने लगा। जो ट्रैक्स पहले सख्त और कराहते थे वो पूरी तरह स्मूथ हो गए। मैंने टेस्ट किया। स्टीयरिंग लीवर, जिसे चलाने में पहले ताकत लगती थी, अब एक उंगली से चल रहा था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया
और पोलारिस आगे निकल गया। कोई डिले नहीं, कोई स्लिपिंग नहीं। ट्रैक्स ने बर्फ को मजबूती से पकड़ा और मैंने स्टॉर्म में साफ टर्न लिया। मेरे पास पहले 100 पॉइंट्स थे, अब 50 बचे थे। लेकिन अब मेरा व्हीकल किसी भी ठंड, किसी भी स्टॉर्म में चल सकता था। यह हर पॉइंट के लायक था। लिन जुआन का पैनिक रुक गया। वह समझा नहीं पा रही थी, लेकिन फर्क महसूस कर रही थी। यह अब कोई टूटा हुआ क्रॉलर नहीं था। यह कुछ सॉलिड था, कुछ ऐसा जो आने वाले खतरे को झेल सकता था। मैंने पानी का इंतजाम देखा। एक जंग लगा केटल जिसमें गंदा ग्रे ब्राउन पानी था, सेडिमेंट से भरा हुआ। बस यही था हमारे पास। इस दुनिया में बर्फ हर जगह है, लेकिन तुम उसे सीधे खा नहीं सकते। फ्रॉस्ट कैटास्ट्रोफी अपने साथ रेडिएशन और हेवी मेटल्स लेकर आया था। हर स्नोफ्लेक जहर है। सीधा पी लिया तो कुछ ही दिनों में ऑर्गन फेलियर या रेडिएशन सिकनेस हो जाएगी। पुराने सिटी लॉर्ड शायद पूरी जिंदगी ऐसा ही पानी पीकर धीरे धीरे मरा होगा। कैबिन 20 डिग्री पर था और हम वुल्फ मीट खा रहे थे। हमें जल्दी साफ पानी चाहिए था। इसके बिना लिन जुआन का कैबेज सीडलिंग भी मर जाता। पूरा सिस्टम गिर जाता। मेरे पास ठीक 50 ट्रूथ पॉइंट्स बचे थे। टेक ट्री में इसका भी सॉल्यूशन था। स्नो मेल्टिंग प्यूरिफायर इकोलॉजिकल लॉजिस्टिक्स में ये व्हीकल के बाहर एक फनल बनाता जो स्नो खींचकर अंदर लाता, फिर उसे ट्रिपल रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स और रेडिएशन फिल्टर्स से साफ करता। 50 पॉइंट्स मेरे पास जितने थे सब मैंने उसे अनलॉक कर दिया। बॉयलर के पास का एक पैनल बाहर की तरफ खुला और एक फनल बन गया। कैबिन के अंदर एक स्टील सिलेंडर उभर आया, साफ मजबूत बॉयलर के हीट सिस्टम से जुड़ा हुआ। उसने तुरंत स्नो खींचना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड रेड लाइट ब्लिंक हुई, फिर ग्रीन हो गई। मैंने लिन जुआन से कहा, अपना बोल लाए। मैंने फॉसेट घुमाया और साफ गर्म पानी बहने लगा। ना कोई स्मेल, ना कोई कलर, बस प्योर वाटर। लिन जुआन ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे पिया, जल्दी जल्दी, और रोने लगी। उसने कहा कि उसकी पुरानी सिटी की बेस्ट लैब्स भी इतना साफ पानी नहीं बना सकती थी। मैंने अपना कप भरा और ड्राइवर सीट पर टिक गया। गर्म पानी, गर्म केबिन, फ्यूल की प्रॉब्लम खत्म। अब ठंड, फ्यूल या प्यास की चिंता नहीं थी। बेसिक्स पूरे हो चुके थे। 0 ट्रूथ पॉइंट्स बचे थे, लेकिन पोलारिस के अंदर की सारी सर्वाइवल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी थी। अब बाहर जाकर रिसोर्सेज इकट्ठा करने का समय था, इससे पहले कि आइसी स्टॉर्म सब कुछ दबा दे। आसमान और अंधेरा हो रहा था। स्टॉर्म पास था। लिन जुआन हाइड्रोपोनिक बॉक्स के पास घुटनों के बल बैठी थी। साफ पानी बूंद बूंद डाल रही थी, जैसे किसी बच्चे से बात कर रही हो। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। मुझे काम करना था। मैं शूटिंग पोर्ट पर गया और स्टीम क्रॉसबो निकाला। दोनों ड्रम मैगजीन्स हटाए, बोल्ट्स निकाले और हर एक को ध्यान से चेक किया। कुछ पर वुल्फ की खोपड़ी तोड़ने से छोटे डेंट्स आ गए थे। मैंने उन्हें स्क्रैप बॉक्स में फेंक दिया। खराब बोल्ट का मतलब कम पेनिट्रेशन। यहां ये गलती जान ले सकती है। मैंने ब्लैक पाउडर को बारीक मैश से छाना, सारा कचरा अलग किया। फिर हर बोल्ट के प्रोपल्शन स्लॉट में साफ पाउडर भरा और उन्हें मैगजीन्स में लोड किया। वापस क्रॉसबो पर लॉक किया। स्टीम वॉल्व खोला, प्रेशर नीडल सीधा रेड लाइन तक गया। परफेक्ट कॉम्बैट कंडीशन। मैंने अपना कोट पहना और उसे ठुड्डी तक बंद कर लिया। हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्तों का कोल और वुल्फ मीट था। अगर स्टॉर्म 1 महीना चला तो हम गर्म कैबिन में बैठे बैठे भूख से मर जाते। मुझे बाहर जाकर हंट करना ही था, इससे पहले कि सब कुछ फ्रीज हो जाए। बीस्ट कोर्स, मीट की कोल, क्रिस्टल्स, जो भी मिल सके। लिन जुआन ने मुझे जाने से रोका। लो एयर प्रेशर, खतरनाक बीस्ट्स, रेडर्स जो शेल्टर के लिए लड़ रहे थे। मैंने क्रॉसबो पर हाथ रखा और कहा, जब तक मैं पोलारिस के अंदर हूं मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए, कैबेज पर नजर रखना, अगर फ्लेम कम हो तो बॉयलर में फ्यूल डालना। उसने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा और सर्च लाइट्स ऑन किए। 2 तेज रोशनी की बीम्स बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। बॉयलर गरजा। ट्रैक्स ने बर्फ को पकड़ा और पोलारिस तूफान में ऐसे घुस गया जैसे कोई स्टील बीस्ट हो। अब शिकार का समय था। मैं आधे घंटे तक पैल स्नो में चलता रहा। जब सर्च लाइट्स ने कुछ पकड़ा
ग्लेशियर फॉल्ट के पास एक दर्जन कोल क्रिस्टल्स लाल चमक रहे थे, जमीन के हिलने से बना नया वेन। मैं सीधे नहीं गया। मैंने लाइट्स बंद किए, धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्रॉसबो के पास गया और स्कोप से बिना पलक झपकाए पूरे 3 मिनट देखा। अच्छा हुआ कि मैंने इंतजार किया। बर्फ का एक ढेर फटा और एक विशाल क्रीचर खड़ा हो गया। एक म्यूटेटेड स्नो बेयर, लगभग 3 मीटर ऊंचा। उसका एक हाथ काले पत्थर में बदल चुका था। अगर मैं सीधे जाता तो वो मेरे हल को कुचल देता। दूरी 180 मीटर थी, बहुत दूर। इस हवा में 80% से कम हेडशॉट एक्यूरेसी। मेरे लिए ये काफी नहीं था। मैंने पोलारिस को बर्फ की ढलानों के पीछे छुपाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 150 मीटर, 130, 120 पर पहुंचा। परफेक्ट रेंज। मैंने गाड़ी रोकी, क्रॉस हेयर उसके माथे पर टिकाया। वही एक सॉफ्ट स्पॉट था। ट्रिगर दबाया, एक शॉट। बोल्ट सीधा बीच में लगा। बेयर बर्फ में गिर गया और हिला तक नहीं। मैं बाहर कूदा, उसे काटा और एक मिड लेवल बीस्ट कोर निकाला, वुल्फ वाले से बड़ा और ज्यादा चमकदार। मीट उठाया, कोल क्रिस्टल्स लिए और सब कार्गो होल्ड में डाल दिया। तभी मुझे 2 किलोमीटर दूर एक कैनियन से गन फायर और एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दी। मैंने बिनॉक्यूलर्स उठाए। 3 आर्मर्ड व्हीकल्स एक पैक ऑफ रेडर्स से विंड शेल्टर के लिए लड़ रहे थे। रॉकेट्स, मशीन गन्स, बर्फ पर खून। एक टूटी हुई केव के लिए इतनी लड़ाई। कुछ लोग वहां जाकर बचे हुए सामान उठाते, मैं नहीं। ऐसी लड़ाई बेवकूफी है। असली शेल्टर वही है जो तुम खुद बनाते हो। मैंने पोलारिस घुमाया और एक बर्फ की पहाड़ी के पीछे निकल गया। शिकार खत्म। अब असली स्टॉर्म के लिए तैयार होना था। मैंने पोलारिस को बैटलफील्ड से 5 किलोमीटर दूर एक एल शेप्ड आइस रिडज के नीचे पार्क किया। परफेक्ट जगह। नॉर्थ विंड को रोकती है, ऊपर से छुपाती है। कोई हमें तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक सीधा पास ना आ जाए। मैं अंदर आया, 2 भारी बैग्स के साथ जिनसे खून टपक रहा था। लिंजुआन बहुत परेशान लग रही थी। जैसे ही उसने सामान देखा उसकी आंखें बड़ी हो गईं। स्नोबेयर का मीट, 1 दर्जन कोल क्रिस्टल्स और एक मिड ग्रेड बीस्ट कोर। फिर मैं सब व्यवस्थित करने लगा। मुझे गंदगी पसंद नहीं है। कोल क्रिस्टल्स को स्टोरेज बॉक्स में रखा, साइज और ब्राइटनेस के हिसाब से बराबर दूरी पर। बीस्ट कोर को कपड़े से साफ किया और कंट्रोल पैनल के ऊपर शॉक प्रूफ ग्रूव में सेट किया। इमरजेंसी बैकअप पावर। मीट सबसे मुश्किल था। 20 डिग्री में वो जल्दी खराब हो जाता, लेकिन मेरे पास तरीका था। मैंने मीट को बराबर स्ट्रिप्स में काटा, फिर राइट वॉल का एक पैनल खोला। उसके पीछे बाहर की हवा थी, -60 डिग्री, एक नेचुरल फ्रीजर। मैंने स्ट्रिप्स को साफ सुथरे तरीके से रखा, पैनल बंद किया और रूलर से गैप्स चेक किए। जब सब हो गया, मैं आयरन बेड पर बैठा और चारों तरफ देखा। बाईं तरफ बॉयलर, दाईं तरफ कोल बॉक्स और कोल्ड स्टोरेज। बेड के पास हाइड्रोपोनिक बॉक्स जिसमें हरे पत्ते उग रहे थे। चारों तरफ इंसुलेटेड वॉल्स। टेबल पर 2 कप गरम साफ पानी। 20 स्क्वायर मीटर की परफेक्ट व्यवस्था। लिंजुआन ने मुझे धन्यवाद कहा। बोली मैंने उसकी जान बचाई। मैंने कहा, अभी ऐसा कहना जल्दी है। तभी पोलारिस जोर से हिला। आसमान में एक डरावनी आवाज गूंजी। कोई बीस्ट नहीं, हवा थी। बाहर की सर्च लाइट्स एकदम गायब हो गईं, जैसे किसी ग्रे दीवार ने निगल लिया हो। मैंने अपना कप कसकर पकड़ा और अंधेरे में देखने लगा। एक्सट्रीम आइस स्टॉर्म आ चुका था। पहला झटका ही हमें पलटने के लिए काफी था। हवा की एक दीवार पोलारिस से ऐसे टकराई जैसे 1000 टन की ट्रेन हो। आइस रिज ने ज्यादातर इंपैक्ट रोक लिया, उसके बिना हम वहीं खत्म हो जाते। लिंजुआन ने खांच से चेहरा लगाया और उसका रंग उड़ गया। बाहर सिर्फ कैओस था। काला ब्लिजर्ड, घूमती बर्फ, रेडियो एक्टिव डस्ट। मुट्ठी जितने टुकड़े लगातार आर्मर पर पड़ रहे थे। आवाज ऐसी थी जैसे 100 हथौड़े एक साथ हल पर पड़ रहे हों। खिड़की पर लगा बैकअप थर्मोमीटर तेजी से गिरने लगा। -70, 80, 90। 100 पार करके नीचे की सीमा से भी आगे चला गया। उस टेम्परेचर पर आम स्टील कांच की तरह टूट जाता है। लिंजुआन ने आंखें बंद कर लीं। वह इंतजार कर रही थी कि दीवारें टूट जाएं। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं हुआ। एक भी ठंडी हवा अंदर नहीं आई। मैंने देखा उसने आंखें खोलीं और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। बॉयलर स्टेडी चल रहा था।
इंसुलेशन लेयर में हल्की हल्की सिल्वर चमक रही थी। वैक्यूम थर्मल सिस्टम पूरी ताकत से काम कर रहा था। दीवार पर लगा थर्मोमीटर 20 डिग्री दिखा रहा था, जरा भी नहीं बदला। फर्श के नीचे एंटी फ्रीज सिस्टम हर गियर और बेरिंग में गर्म ऑयल घुमा रहा था। ट्रैक्स ढीले एंड रेडी थे। जरूरत पड़ते ही मैं तुरंत निकल सकता था। बाहर दुनिया खत्म हो रही थी। अंदर 20 डिग्री की गर्म रोशनी थी और एक कैबेज अपनी तीसरी लीफ उगा रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर हाथ बांधकर बैठा था और काले तूफान को अपने हल से टकराते हुए देख रहा था। यही वजह थी कि मैं हर चीज अपग्रेड करता हूं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई वीक पॉइंट नहीं, हर सिस्टम एक साथ काम करता हुआ। लिंजुआन अभी भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। मैंने हाइड्रोपोनिक बॉक्स की तरफ इशारा किया और कहा, स्टॉर्म की चिंता छोड़ो और अपनी कैबेज चेक करो। उसने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और ग्रो बॉक्स के पास घुटनों के बल बैठ गई। बाहर नरक था, अंदर वेस्टलैंड की आखिरी सेफ जगह थी। आइस स्टॉर्म लगातार 48 घंटे तक चलता रहा। ना दिन ना रात, बस अंधेरा और चीखती हुई हवा। ग्लास के पार मुझे कैनियन के पास जमे हुए बॉडीज दिख रहे थे, जहां पहले लड़ाई हो रही थी। ठंड ने उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया था। एक तेज झोंके ने एक का हाथ तोड़कर अलग कर दिया और वो टुकड़ों में बिखर गया। रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही थी। लोग कोल मांग रहे थे, कह रहे थे उनके बॉयलर बंद हो गए हैं, उनके पैर सुन्न हो चुके थे। लिंजुआन हर बार ये सुनकर कांप जाती थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। इस तूफान में दरवाजा खोलकर किसी की मदद करना खुदकुशी होता। मैं बेवकूफ नहीं हूं। तभी हाइड्रोपोनिक बॉक्स ने बीप किया। 72 घंटे, बिल्कुल समय पर। कैबेज तैयार थी। बोल जितनी बड़ी मोटी हरी पत्तियां जिन पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, उसमें असली खाने की खुशबू थी। हम दोनों बस उसे देखते रह गए। मुंह में पानी आ रहा था। कई दिनों तक सिर्फ सख्त सूखा मीट खाने के बाद फ्रेश वेजिटेबल्स खजाने जैसे लग रहे थे। मैंने उसे 4 हिस्सों में काटा। एक हिस्सा आज के लिए, बाकी वैक्यूम सील करके कोल्ड पैनल में रख दिया। रूट्स मिट्टी में ही छोड़ी, दूसरी बार उगाने के लिए। मैंने वुल्फ मीट के साथ कैबेज स्ट्यू बनाया। मीट को बराबर टुकड़ों में काटा, आधे घंटे तक उबाला जब तक ब्रॉथ मिल्की वाइट नहीं हो गया। पेपरकॉर्न्स और मोटा नमक डाला, फिर कैबेज को हाथ से तोड़कर उसमें डाला। 3 मिनट, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। हरी पत्तियां फैट सोखकर कुछ और ही बन गई। लिंजुआन खाते हुए रो रही थी, डर से नहीं, स्वाद से। उसने कहा, यह उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है। मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। जब वो मीठा कैबेज जूस और मीट ब्रॉथ मेरे गले से नीचे गया तो एक पल के लिए मैं भी ढीला पड़ गया। खाने के बाद मैंने लिंजुआन को प्यूरिफाइड वाटर से बर्तन धोते हुए पकड़ लिया। मैंने उसे तुरंत रोका। साफ पानी सिर्फ पीने और सीड्स के लिए है, बॉयलर का कंडेंसेशन वाटर क्लीनिंग के लिए। मेरे व्हीकल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। फिर मैं काम पर लग गया। मैंने अपना हॉल निकाला। 10 लो ग्रेड कोल क्रिस्टल्स और स्नो बेयर से मिला मिड लेवल बीस्ट कोर। मैंने उन्हें टेबल पर एक परफेक्ट सर्कल में रखा। कोर बीच में 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं। सिस्टम ने सब स्कैन किया। कोल क्रिस्टल से 50 पॉइंट्स, बीस्ट कोर से 200 पॉइंट्स। ये उम्मीद से ज्यादा था। एक कोर 40 कोल क्रिस्टल्स के बराबर। हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स चलते फिरते खजाने हैं। मैंने सब कन्वर्ट कर दिया। कुल 250 ट्रुथ पॉइंट्स। मैंने टेक ट्री खोला और स्थिति देखी। इकोलॉजी और पावर ब्रांचेस मजबूत थीं। वाटर सिस्टम काम कर रहा था। कैबेज उग रही थी। ट्रैक्स -100 डिग्री में भी चल रहे थे। सब साबित हो चुका था, लेकिन डिफेंस और फायर पावर में कमी थी। इंसुलेशन हीट को अंदर रखता था, लेकिन आर्मर अभी भी पतली स्टील का था। एक जोरदार वार स्नोबेयर या हेवी वेपन से इसे चीर सकता था, और स्टीम क्रॉसबो दूर से अच्छा था, लेकिन अगर दुश्मन पास आ गए तो उसका एंगल बेकार हो जाता। मुझे क्लोज रेंज डिफेंस चाहिए था, और कुछ ऐसा जो हेवी आर्मर को भी तोड़ सके। मैंने वेपन्स ब्रांच का अगला नोड देखा। वही अगला कदम था। स्टीम हाई प्रेशर स्प्रे गन, 50 पॉइंट्स। ये पोलरिस के चारों कोनों में हिडन नोजल्स लगाता, जो बॉयलर से जुड़े होते।
कमांड मिलते ही ये 3 मीटर के दायरे में 200 डिग्री स्टीम और उबलता पानी हर दिशा में फेंकते। ये उन खतरों के लिए परफेक्ट था जिनसे मैं सबसे ज्यादा डरता था। स्कैवेंजर्स और प्रेडेटर्स जो चुपके से आकर डोर्स खोलने या ट्रैक्स चबाने की कोशिश करते हैं जहां क्रॉसबो काम नहीं आता। मैंने उसे अनलॉक कर दिया। बॉयलर से 4 ब्रास कनेक्टर्स निकले, दीवारों के अंदर से होते हुए आर्मर को पार कर गए। 4 हनीकॉम्ब नोजल्स हुल के हर कोने पर बाहर आए और घूमकर चेक किया। कंट्रोल पैनल पर एक नया ब्रास स्विच आया, रेड सेफ्टी कवर के साथ। लिंजुआन ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये गर्म पानी का शॉवर हेड है, लेकिन मुझे इसे असली में टेस्ट करना है। मैंने सेफ्टी कवर उठाया और स्विच दबाया। बॉयलर गरजा और सुपर हीटेड स्टीम के जेट्स पोलारिस के चारों कोनों से बाहर निकले। बाहर तापमान -100 डिग्री था, स्टीम 200 डिग्री से ज्यादा। 300 डिग्री का फर्क। 3 मीटर के अंदर की बर्फ पिघली नहीं, टूटकर सफेद धूल बन गई। सब कुछ जलती हुई भाप के एक घने धुएं के पीछे गायब हो गया। अगर कोई रेडर उसमें फंस जाता तो सिर से पैर तक जल जाता और कुछ भी नहीं देख पाता। अटैक और स्मोक स्क्रीन एक साथ। मैंने 5 सेकंड बाद उसे बंद कर दिया। कैबिन का टेम्परेचर आधा डिग्री गिर गया और वाटर टैंक थोड़ा कम हो गया। ताकतवर था, लेकिन चलाने में महंगा। रोज इस्तेमाल करने लायक नहीं, सिर्फ आखिरी ऑप्शन जब कोई बहुत पास आ जाए। क्लोज रेंज का ब्लाइंड स्पॉट कवर हो गया। अब मुझे इसका उल्टा चाहिए था, लॉन्ग रेंज के लिए, हेवी टारगेट्स के लिए। ऐसे आर्मर्ड क्रीचर्स जो क्रॉसबो का बोल्ट सहकर भी चलते रहे। एक शॉट, एक किल। मैंने वेपन्स ब्रांच का तीसरा नोड देखा, फायर पावर ट्री का टॉप। वही जवाब था उन बड़े और खतरनाक टारगेट्स के लिए। आधा मिनट में कैबिन फिर से 20 डिग्री पर आ गया। लिनहुआन पानी की बर्बादी पर नाराज थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। बर्फ हर जगह है, मैं और बना सकता हूं। मैंने तीसरे वेपन्स नोड को ध्यान से देखा। आर्मर पियर्सिंग एक्सप्लोसिव फिश स्पीयर कैनन। 100 ट्रूथ पॉइंट्स। डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही दिल तेज धड़कने लगा। 25 किलोग्राम का प्योर स्टील स्पीयर, बारब्स के साथ, डिलेड एक्सप्लोसिव फ्यूज, कंप्रेस्ड स्टीम और ब्लैक पाउडर से चलने वाला। बेसिक और मिड लेवल आर्मर को चीर कर अंदर घुसता है और 3 सेकंड बाद अंदर ही एक्सप्लोड करता है। पीछे चेन भी जुड़ी है खींचने के लिए। क्रॉसबो छोटे और मीडियम टारगेट्स के लिए है, स्टीम स्प्रे पास के लिए। लेकिन ये बड़े टारगेट्स के लिए है जो मेरे होल को कुचल सकते हैं। एक शॉट, एक किल। मैंने 100 पॉइंट्स खर्च कर दिए। पोलारिस गरज उठा, उसकी छत फटकर खुल गई। ऊपर एक भारी टर्रेट बेस बना, 4 हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स के साथ फ्रेम में जकड़ा हुआ। 2 मीटर लंबा आयरन बैरल, आदमी की जांघ जितना मोटा, ऊपर आकार लेने लगा। अंदर ड्राइवर सीट के ऊपर बुलेट प्रूफ ग्लास का एक ऑब्जर्वेशन डोम बना। पेरिस्कोप साइट और 2 बड़े ब्रास हैंडल्स के साथ लिनजुआन कोने में सिमट गई। समझने की कोशिश छोड़ दी। मैंने हैंडल्स पकड़े और घुमाए। बैरल आसानी से घूम रहा था, ऊपर नीचे दाएं बाएं बिना डिले। पेरिस्कोप से क्रॉस हेयर बिल्कुल सटीक चल रहा था, जैसे कैनन मेरे शरीर का हिस्सा हो। लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज, फायर पावर का पूरा चक्र पूरा हो गया। लेकिन मेरे पास अभी 100 पॉइंट्स बचे थे और मुझे पता था कि अब सबसे कमजोर चीज आर्मर है। इंसुलेशन हीट को अंदर रखता है, लेकिन स्टील पुराना और कमजोर है। सालों की ठंड से दरारें पड़ चुकी हैं। अगर कोई घायल बीस्ट भी मुझ पर चार्ज करे या रेडर्स हैवी गन्स से हमला करें तो ये शैल 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। एक परफेक्ट मशीन को सिर्फ बड़े हथियार नहीं चाहिए, उसे उतना ही मजबूत आर्मर भी चाहिए। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांच का तीसरा नोड देखा। बाहर स्टॉर्म अभी भी चीख रहा था। ऊपर मेरी नई कैनन हवा की तरफ घूमकर तैयार खड़ी थी। स्टॉर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। हवा का दबाव बदल रहा था। 12 घंटे, शायद उससे भी कम, और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेल स्नो में जो भी बचा होगा, बीस्ट्स, सर्वाइवर्स, रेडर्स, सब बाहर निकलेंगे, भूखे और बेकाबू। मुझे सुबह से पहले अपग्रेड पूरा करना था। मैंने अपने आखिरी 100 पॉइंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तीसरे नोड पर खर्च किए। रिवेटेड स्क्रैप स्टील आर्मर प्लेट,
पूरे हल पर 10 सेंटीमीटर मोटी कंपोजिट स्टील प्लेट्स एंगल्ड स्लोप्स के साथ। रिकोशे इफेक्ट 70% इम्पैक्ट एनर्जी अब्सॉर्ब। बेसिक फायर आर्म्स और सामान्य म्यूटेंट बाइट्स के खिलाफ लगभग इम्यून। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते मैं एंगल्ड आर्मर का मतलब अच्छे से समझता था। इस शुरुआती इलाके में सिटी स्टेट के हैवी वेपन्स के अलावा कुछ भी इसे नहीं तोड़ सकता था। पोलारिस नए वजन से थोड़ा झुक गया। सस्पेंशन का रहा, लेकिन टिका रहा। बाहर सिस्टम ने हर सरफेस पर डार्क स्टील प्लेट्स ठोक दी। अंगूठे जितने मोटे रिवेट्स सबको कसकर जोड़ रहे थे। सामने का हिस्सा एक तेज आइस ब्रेकर बो में बदल गया। हेवी साइड स्कर्ट्स नीचे गिर गए, ट्रैक्स और गियर्स को बचाने के लिए। 2 मिनट में सब खत्म। मेरा छोटा क्रॉलर अब नहीं था, उसकी जगह कुछ और खड़ा था। बड़ा भारी काले स्टील का ढांचा, रफ आर्मर और डार्क रिवेट से ढका हुआ। हेलस्टोन्स उस पर टकराकर सिर्फ छोटे सफेद निशान छोड़ रहे थे। अंदर मुझे उनका एहसास भी नहीं हो रहा था। मैंने आंखें बंद की और सुना। स्टॉर्म अब दूर लग रहा था, 10 सेंटीमीटर स्टील और वैक्यूम इंसुलेशन के पीछे दबा हुआ। सब कुछ पूरा हो चुका था। लॉन्ग रेंज स्पीयर कैनन, मिड रेंज क्रॉसबो, क्लोज रेंज स्टीम स्प्रे, वैक्यूम इंसुलेशन, हैवी आर्मर, एंटी फ्रीजर्स ट्रैक्स, कांस्टेंट टेम्परेचर केबिन, प्योर वाटर सिस्टम, सीड वॉल्ट, हाइड्रोपोनिक फार्म। 0 ट्रूथ पॉइंट्स बचे थे, लेकिन हर एक इस व्हीकल में लगा हुआ था। लिनजुआन ने पूछा, क्या हम अब सेफ हैं? मैंने सच बताया, इस दुनिया में पूरी सेफ्टी जैसी कोई चीज नहीं है। बस और मोटा आर्मर और बड़े गन्स होते हैं। लेवल 1 टेक ट्री की चारों ब्रांचेस पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी थीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पोलारिस को आगे इवॉल्व करने के लिए मुझे ऊपर वाले कोर नोड्स एक्टिवेट करने थे, और उसके लिए ऐसे रिसोर्सेज चाहिए थे जो कोल क्रिस्टल्स और बीस्ट कोर्स से कहीं ज्यादा बड़े हों। स्टॉर्म लगभग खत्म हो चुका था। मैंने अपना पानी का ग्लास नीचे रखा और जमी हुई खिड़की से उस बिजली भरे आसमान को देखने लगा। सुबह होते ही हम बाहर जाने वाले थे। अब कुछ बड़ा करना था। स्टॉर्म की आवाज धीरे धीरे रोर से विस्पर में बदल गई। बड़े हेलस्टोन्स की जगह हल्की बर्फ गिरने लगी। खिड़कियों से धुंधली रोशनी अंदर आने लगी। स्टॉर्म खत्म हो रहा था। मैं ड्राइवर सीट पर बैठकर टेक ट्री देखने लगा। LV1 के सारे नोड्स जल रहे थे, बस ऊपर वाले कोर्स अभी भी ग्रे थे। मैंने उनके डिस्क्रिप्शंस खोले। पहला था मॉड्यूलर रीइंफोर्स्ड चैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पूरा फ्रेम रीडिजाइन जो 5 गुना ज्यादा वेट संभाल सके। इसके बिना पोलारिस बड़ा नहीं हो सकता था। 200 पॉइंट्स। दूसरा था मैकेनिकल गियर फायर कंट्रोल कंसोल वेपन्स ब्रांच में, एक यूनिफाइड कंट्रोल सिस्टम जो क्रॉसबो, स्पीयर कैनन और स्टीम स्प्रे को एक साथ सेमी ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ चलाए। और 200 पॉइंट्स। सिर्फ इन दो के लिए 400 पॉइंट्स चाहिए थे, और पावर और इकोलॉजी के टॉप कोर्स अभी बाकी थे। LV2 पर जाने के लिए, पोलारिस को बड़ा करने के लिए, इको फार्म और हैवी वेपन्स लगाने के लिए कुल 1000 पॉइंट्स चाहिए थे। 1000 पॉइंट्स मतलब 5 मिड लेवल बीस्ट कोर्स या 200 कोल क्रिस्टल्स। ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों जैसा नहीं हूं। अगर वेस्टलैंड में मिनरल्स कम हैं, तो मारने के लिए चीजें बहुत हैं। लिनजुआन ने बताया कि कैबेज फिर से लगा दी गई है। अगली हार्वेस्ट में 5 दिन लगेंगे। मैंने कहा 5 दिन बहुत ज्यादा हैं। जल्दी ही पोलारिस एक्सपैंड होगा और उसका छोटा ग्रो बॉक्स एक पूरा इको रूम बन जाएगा। उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरे व्हीकल में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं चलता। मैंने हर वेपन चेक किया। क्रॉसबो के ड्रम्स पूरे भरे हुए, स्पीयर कैनन में 50 पाउंड का स्टील हार्पून रेडी, कैबिन के अंदर सब सिक्योर। बॉयलर वाल्व को थोड़ा और बढ़ाया। काला आसमान आखिरकार खुला। हल्की रोशनी अंदर आई। हवा रुक गई। स्टॉर्म खत्म हो गया। उसने बहुत कुछ खत्म कर दिया था। जो बचा था वो अब बाहर निकलेगा, भूखा, पागल और मेरे लिए जरूरी रिसोर्सेज लेकर। मैंने बॉयलर चालू किया। पोलारिस ने अपने ऊपर जमी बर्फ झाड़ी। भारी ट्रैक्स ने बर्फ को काटा और हम पेल स्नो में बाहर निकल आए। असली शिकार अब शुरू हो रहा था। स्टॉर्म के बाद का मैदान
कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। चलते हुए जमे हुए क्रीचर्स, स्नोमोबाइल्स में बैठे मरे हुए लोग, सब बर्फ की मूर्तियां बन चुके थे। पूरी खामोशी, बस मेरे इंजन की आवाज। तभी मुझे 500 मीटर दूर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक क्रीचर, गैंडे जितना बड़ा, पत्थर जैसी शेल के साथ, और 2 हड्डी जैसे टस्क्स। एक आइस रॉक पिग, अभी अभी अपने डेन से निकला, भूखा और गुस्से में। पहले वाला मैं इसे दूर से मार देता, लेकिन अब मेरे पास 10 सेंटीमीटर का आर्मर था। मैं उसे टेस्ट करना चाहता था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबाया और सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो भी मेरी तरफ आया। हम दोनों पूरी स्पीड पर टकराए। टक्कर की लहर ने 10 मीटर तक बर्फ हटा दी। उसका एक टस्क टूट गया। मेरे आर्मर पर सिर्फ 2 हल्की स्क्रैचेस आईं, एक भी रिवेट नहीं हिला। वो फिर उठा और मेरी साइड पर हमला करने आया, मुंह खोलकर। मैंने स्टीम स्प्रे स्विच दबाया। 200 डिग्री उबलता पानी सीधे उसके चेहरे और गले में गया। उसकी आंखें फट गईं। वो तड़पते हुए गिर गया, अंदर से पक चुका था। फिर मैंने बड़ा हथियार टेस्ट किया। मैंने ब्रास हैंडल्स पकड़े, पेरिस्कोप से एम किया और स्पीयर कैनन चलाया। रिकॉयल से पूरा पोलारिस आधा मीटर पीछे खिसक गया। 50 पाउंड का स्टील स्पीयर उसके पेट को ऐसे चीर गया जैसे कुछ था ही नहीं। 3 सेकंड बाद फ्यूज फटा। बीस्ट 2 टुकड़ों में उड़ गया, खून और शेल हर तरफ। मैंने एक डैमेज्ड बीस्ट कोर उठाया, करीब 50 पॉइंट्स का, और टूटा हुआ स्पीयर स्क्रैप के लिए लिया। हार्पून्स कंज्यूमेबल होते हैं, मुझे और बनाने पड़ेंगे। तभी मुझे इंजिन्स की आवाज न सुनाई दी। एक नहीं, कई। तेजी से, एक आइस रिज के पीछे से। मैंने बाइनोकुलर से देखा। 2 व्हीकल्स, पोलारिस से काफी बड़े, लेवल 2 कैंप टाइप मोबाइल सिटीज। आगे खून जैसे लाल स्कल बने हुए, साइड्स पर जमे हुए बॉडीज लटके हुए। स्नोफीन गैंग। मेरा रेडियो क्रैकल हुआ। उनका लीडर ब्लैक वुल्फ बात करने लगा। उसने कहा, मैंने उसके लोगों को मारा और उसका सामान चुराया। बोला, बाहर आओ, घुटनों पर बैठो, 100 बार सिर झुकाओ और लिन हुआन उसे सौंप दो, नहीं तो उसके 2 75 मिलीमीटर कैनन्स मुझे बर्फ के टुकड़ों में उड़ा देंगे। दोनों व्हीकल्स 300 मीटर पर रुक गए। उनके टर्रेट्स खुले। 2 काले कैनन बैरल्स सीधे मेरी तरफ। लिन जुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था ये व्हीकल्स क्या कर सकते हैं। मैंने उसे चुप रहने को कहा, बैठने को कहा और बेल्ट बांधने को कहा। मैंने डैमेज्ड स्पीयर को वापस कैनन में डाला। वो मुड़ा हुआ था, लेकिन चेन ठीक थी। मेरे पास बस एक शॉट था। मैंने रेडियो का जवाब नहीं दिया। मैंने बॉयलर वाल्व पूरी तरह खोल दिया। अगर वो रिसोर्सेज देने आए हैं तो आदमी और उनके व्हीकल्स दोनों यहीं रहेंगे। मैंने पोलारिस सीधा उनकी तरफ दौड़ा दिया। ट्रैक्स बर्फ पर चिंगारियां उछाल रहे थे। न पीछे हटना, न कोई हिचकिचाहट। ब्लैक वुल्फ रेडियो पर चिल्लाया, फायर खोलो। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उन्होंने पहले फायर किया। 2 75 मिलीमीटर शेल्स मेरी तरफ चीखते हुए आए। मैंने स्टीयरिंग आधा मोड़ा। पहला शेल मिस हुआ, मेरे पीछे बर्फ में क्रेटर बना दिया। दूसरा सीधा फ्रंट वी शेप्ड आर्मर पर लगा। आग की चमक। लिन जुआन चिल्लाई। लेकिन जब धुआं हटा, पोलारिस अभी भी आगे बढ़ रहा था। स्लोप्ड आर्मर ने हिट को डिफ्लेक्ट कर दिया। बस हल्का डेंट और जलने के निशान। एक भी रिवेट नहीं टूटा। ब्लैक वुल्फ को यकीन नहीं हुआ। सच कहूं तो मुझे भी नहीं, लेकिन कैलकुलेशन सही थी। एंगल्ड कॉम्पोजिट स्टील किनेटिक एनर्जी को निगल जाती है। अब दूरी 150 मीटर थी। मैं तुरंत क्रॉसबो पर गया। रैपिड फायर, सारे बोल्ट्स एक ही जगह पर, दूसरे व्हीकल के ट्रैक ड्राइव गियर के गैप पर। हर बोल्ट लगा, ट्रैक टूट गया। व्हीकल कंट्रोल खोकर घूम गया और आइस हिल से टकरा गया। खत्म। दूसरे व्हीकल में बैठा ब्लैक वुल्फ पागल हो गया। उसने कैनन छोड़ दिया और सीधे मेरी तरफ दौड़ा, मुझे वजन से कुचलने के लिए। मैंने उसे आने दिया। 5 मीटर पर मैंने स्टीम स्प्रे दबाया। 200 डिग्री उबलता पानी उसके आधे खुले कॉकपिट की हर दरार से अंदर गया। वो चीखा। उसकी आंखों के आगे सब सफेद हो गया। दर्द में उसने स्टीयरिंग खींचा और उसका व्हीकल फिसलता हुआ मेरे पास से निकल गया, मेरी साइड स्कर्ट को रगड़ते हुए। यही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कैनन के हैंडल्स पकड़े और उसके एक्सपोज्ड रियर पर एम किया, जहां बॉयलर
पतले आर्मर के पीछे था, 10 मीटर से भी कम दूरी पर। पॉइंट ब्लैंक मैंने स्पीयर कैनन फायर किया। मुड़ा हुआ हार्पून उसकी साइड प्लेट को चीरता हुआ सीधे हाई प्रेशर बॉयलर में घुस गया। 3 सेकंड, फिर एक्सप्लोजन। बर्फ के मैदान पर छोटा मशरूम क्लाउड उठा। व्हीकल हवा में उछला और आग के गोले में गिर गया। कुछ भी नहीं बचा। 2 मीडियम कॉम्बैट व्हीकल्स और मेरा एक अपग्रेड क्रॉलर, दोनों खत्म। पोलारिस जलते हुए मलबे के सामने खड़ा था। खरोंचें थीं, डेंट्स थे, लेकिन टूटा नहीं था। हर अपग्रेड, हर पॉइंट जो मैंने लगाया था, आर्मर, क्रॉसबो, स्टीम स्प्रे, स्पीयर कैनन, सब एक साथ वैसे ही काम कर रहे थे जैसे मैंने डिजाइन किया था। लॉन्ग रेंज ने उनके ट्रैक्स तोड़े, क्लोज रेंज ने उन्हें अंधा किया, हेवी फायर ने इंजन खत्म किया। एक परफेक्ट सिस्टम। स्टॉर्म के बाद पेल स्नो एक कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। जमे हुए बॉडीज, टूटे स्नोमोबिल्स, चलते चलते जमे लोग। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। मैंने दोनों स्नोफील्ड व्हीकल्स लूट किए। मलबे को कन्वर्ट करके 200 ट्रूथ पॉइंट्स मिले। फिर आइस रॉक पिक का डैमेज्ड बीस्ट कोर कन्वर्ट किया, 50 और कुल 250। लेकिन मरने से पहले ब्लैक वुल्फ ने एक बुरी बात बताई। हर स्नो फील्ड मेंबर के पास रेडिएशन आइसोटोप ट्रैकर होता है। मरने पर वो किलर में ट्रांसफर हो जाता है। उनके बॉस के पास गाइगर रेडार है जो मुझे पूरे वेस्टलैंड में स्पॉटलाइट की तरह ढूंढ सकता है। मेरे पास शायद कुछ ही घंटे थे इससे पहले कि उनकी मेन फोर्स आ जाए। मैंने टेक ट्री खोला और LV2 के लिए रिक्वायरमेंट्स देखी। नंबर भारी थे। कुल 2000 पॉइंट्स चाहिए, मेरे पास 250, कमी 1750। पैनिक का समय नहीं था। मैंने 200 पॉइंट्स पावर इंजन के तीसरे नोड पर खर्च किए, क्रूड कोल बूस्ट मशीन। बॉयलर के साइड में एक मैकेनिकल सिलेंडर बना, कॉकपिट पैनल पर पुश पुल लीवर के साथ। इसे एक्टिवेट करने पर 1.5 गुना बर्स्ट पावर मिलती है। मेरा आर्मर्ड टैंक अब जरूरत पड़ने पर चार्जिंग बीस्ट की तरह स्प्रिंट कर सकता था। कोल तेजी से खत्म होगा लेकिन स्पीड ही सर्वाइवल है। फिर मैंने 10 पॉइंट्स खर्च करके टूटा हुआ हार्पून रिपेयर किया। सिस्टम ने स्क्रैप स्टील पिघलाकर नया स्पीयर सीधे टर्रेट में बना दिया। एमओ फिर से फुल, 40 पॉइंट्स बचे। मैं पेल स्नो के अंदर और गहराई में शिकार के लिए निकल पड़ा। 2 घंटे बाद मुझे एक आइस वैली के एंट्रेंस पर बहुत बड़े फुटप्रिंट्स मिले, बेसिन जितने बड़े। पास में एक म्यूटेंट वुल्फ का फटा हुआ शरीर पड़ा था, रीढ़ टूटी हुई, खोपड़ी चबाई हुई। जो भी ये कर सकता है वो फूड चेन के सबसे ऊपर है। मैं ट्रैक्स का पीछा करते हुए वैली में घुस गया। 1 किलोमीटर अंदर मैंने उसे देखा, एक म्यूटेटेड आइस आर्मर मैमथ, लेवल 2 मोबाइल सिटी जितना बड़ा, पूरे शरीर पर मोटी ग्रे ब्लैक आइस आर्मर, सेंटीमीटर्स मोटी म्यूटेटेड शेल, 3 मीटर लंबा स्पाइरल हॉर्न जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को भी चीर सकता है। कोई वीक स्पॉट नहीं। मैंने क्रॉसबो से फायर किया। बोल्ट टकराकर उछल गया, बस एक हल्की सफेद स्क्रैच, लेकिन वहीं उसे जगा गया। वो मेरी तरफ दौड़ा। 400 मीटर की दूरी सेकंडों में खत्म। उसके पीछे 10 मीटर ऊंचा स्नो टॉर्नेडो उठ रहा था। लिन हुआन डर से गिर पड़ी। 50 मीटर पर मैंने बूस्ट लीवर दबाया। पोलारिस तेजी से साइडवेज ज़ेड टर्न में मुड़ा। मैमथ का हॉर्न मेरी लेफ्ट स्कर्ट को छूता हुआ निकल गया। चिंगारियां उड़ी, मेटल चीखा और वो सीधे पीछे की आइस वॉल से टकराया। पूरी वैली हिल गई। टनों बर्फ उसके आधे शरीर पर गिर गई। मैंने तुरंत रियर स्टीम स्प्रे एक्टिवेट किया। 200 डिग्री उबलता पानी उसके खुले पिछले हिस्से पर बरस गया। तापमान के इस फर्क ने उसकी मोटी खाल में दरारें डाल दी। दर्द से वो पागल हो गया। उसने खुद को बर्फ के ढेर से छुड़ाया, सिर झटकते हुए, गुस्से में अंधा। पहला मूव सफल रहा। मैंने उसे खींचा, जलाया और अपने लिए समय खरीदा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं थी। ये चीज मेरी हर ताकत झेल सकती थी और फिर भी आगे बढ़ती रहती। यही असली टेस्ट था मेरे बनाए हर सिस्टम का। मैमथ ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। अब वो अंधाधुंध चार्ज नहीं कर रहा था। धीरे धीरे भारी कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई टैंक। मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार। मैंने किटिंग शुरू किया। वैली के आइस पिलर्स और रॉकस को कवर की तरह इस्तेमाल किया।
मिड रेंज पर उसके चारों तरफ घूमता रहा, एक हाथ से स्टीयरिंग, दूसरे से लगातार क्रॉसबो फायर। बोल्ट्स आर्मर नहीं भेद पा रहे थे, लेकिन मैं जॉइंट्स, नीज, आंखों के किनारे, आर्मर प्लेट्स के बीच गैप्स पर निशाना लगा रहा था। बस इतना कि वो गुस्से में घूमता रहे। 5 मिनट ऐसे ही बीते। इतनी ठंड में इतना बड़ा बीस्ट अगर तेजी से हिले तो उसकी एनर्जी जल्दी खत्म होती है। उसकी सांस भारी होने लगी, नाक से सफेद धुआं और खून निकल रहा था, साइड आर्मर अनइवन हिल रहा था। वो थक चुका था। यही मेरा मौका था। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबाया, बूस्ट लीवर मैक्स पर किया और सीधे उसकी तरफ दौड़ा। मम्मत ने आखिरी बार अपना 3 मीटर लंबा हॉर्न नीचे किया, टक्कर के लिए। 30 मीटर पर मैंने स्टीयरिंग छोड़ दी और ऊपर कैनन के हैंडल पकड़ लिए। पोलारिस अपनी मोमेंटम से आगे बढ़ता रहा। मैंने टर्रेट नीचे घुमाया और क्रॉस हेयर उसकी गर्दन के पीछे लॉक किया, वही जगह जहां स्टीम स्प्रे ने पहले आर्मर कमजोर किया था। मैंने फायर किया। 50 पाउंड का स्पीयर उस कमजोर आर्मर को कागज की तरह चीर गया। बार्ब्स उसकी सर्विकल बोन्स में गहराई तक ढंस गए। मैमथ भी चार्ज में ही रुक गया। 3, 2, 1 एक्सप्लोजन। उसके शरीर का पिछला हिस्सा उड़ गया। खून, हड्डियां, अंदरूनी अंग पूरी वैली में फैल गए जैसे कोई आतिशबाजी। वो वहीं ढेर हो गया। इंस्टेंट किल। मैं बाहर निकला, उसका सीना काटा और एक बीस्ट कोर निकाला, मेरी मुट्ठी जितना बड़ा, बिल्कुल साफ, चमकता हुआ नीला, हवा में हल्की रोशनी फैलाता हुआ। परफेक्ट टॉप ग्रेड इंटरमीडिएट कोर। मैंने उसे टेबल पर रखा और सिस्टम से स्कैन कराया। 400 ट्रूथ पॉइंट्स, एक कोर 80 कोल क्रिस्टल्स के बराबर या 2 गैंग व्हीकल्स जितना। मैंने तुरंत कन्वर्ट कर दिया। बैलेंस फिर से 440 पॉइंट्स। अब समय था इस वॉर मशीन को दिमाग देने का। मैमथ की लड़ाई ने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी। मैं स्टीयरिंग, बूस्ट, क्रॉसबो और कैनन सब एक साथ संभाल रहा था। कैबिन में पागल की तरह इधर उधर कूद रहा था। इतनी स्पीड पर एक गलती और सब खत्म। सिर्फ ताकत काफी नहीं, कंट्रोल भी चाहिए। मेरे पास 440 पॉइंट्स थे। वेपन्स ब्रांच का टॉप कोर, मैकेनिकल गियर फायर कंट्रोल कंसोल, 400 पॉइंट्स। मैंने बिना सोचे अनलॉक कर दिया। कॉकपिट बदलने लगा। ब्रास गियर्स और रॉड्स कंट्रोल पैनल से निकलकर बेलों की तरह फैल गए, हजारों पार्ट्स एक साथ जुड़ते हुए। मेरे दाएं तरफ एक सेमी इनक्लोज्ड फायर कंट्रोल स्टेशन बन गया, पूरा स्टीम पंक सेटअप। बीच में क्रॉस शेप्ड पेरिस्कोप साइट, लेयर्ड लेंसेज के साथ, बिना हिले 360 डिग्री व्यू। नीचे हेवी डुअल जॉयस्टिक, 3 ट्रिगर्स के साथ, ब्लैक क्रॉसबो के लिए, व्हाइट स्टीम स्प्रे के लिए और रेड स्पीयर कैनन के लिए। मोटे केबल्स हर वेपन से जुड़ गए। मैंने जॉयस्टिक पकड़ा और टेस्ट किया, हाथ हिलाया, बाहर क्रॉसबो उसी डायरेक्शन में घूम गया। पेरिस्कोप से देखा, क्रॉस हेयर खुद डिस्टेंस और ड्रॉप एडजस्ट कर रहा था। सेमी ऑटोमेटिक टारगेटिंग, अब सब एक कंट्रोल में। अब बायां हाथ ड्राइव और बूस्ट करेगा, दायां हाथ फाइट। अब मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, क्लोज रेंज, तीनों फायर पावर लेयर्स अब मेरी उंगलियों के नीचे। वेपन्स ब्रांच पूरी तरह कंप्लीट। 40 पॉइंट्स बचे। अभी भी 1360 पॉइंट्स चाहिए LV2 तक पहुंचने के लिए। 3 टॉप कोर्स, हर एक 400 का, और एक बाकी नोड 200 का। लेकिन अब बूस्ट इंजन और इस फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ पूरा पेल स्नो मेरा हंटिंग ग्राउंड था। स्टॉर्म अभी खत्म हुआ था। भूखे बीस्ट्स और डेस्परेट वॉन्डरर्स हर जगह थे, सब चलते फिरते ट्रूथ पॉइंट्स। मैंने इंजन चालू किया और फिर से बाहर निकल गया। असली हार्वेस्ट अब शुरू हो रहा था। 5 दिन तक लगातार हंटिंग। फायर कंट्रोल कंसोल के साथ सब बदल गया। मेरी हिट रेट 100% हो गई। दायां हाथ से जॉयस्टिक, ट्रिगर दबाओ, 2 सेकंड में रीलोड और फिर फायर। मुझे अपनी सीट से हिलने की भी जरूरत नहीं थी। आइस वुल्व्स सैकड़ों मीटर दूर से जमीन में पिन हो जाते, उन्हें पता भी नहीं चलता। एक स्नो बेयर मुझे एम्बुश करने आया, 3 मीटर के अंदर स्टीम स्प्रे में फंस गया और वहीं अंधा हो गया। एक क्रॉसबो बोल्ट गले के आर पार गया और काम खत्म। मैंने पूरे पेल स्नो को साफ कर दिया। दर्जनों किल्स।
पोलारिस अब एक हार्वेस्टिंग मशीन बन चुका था। कैबिन एक प्रॉपर स्टॉक पाइल में बदल गया था। कोल्ड स्टोरेज पैनल बेयर शोल्डर मीट और वुल्फ लेग मीट से भरा हुआ था, सब बराबर टुकड़ों में कटा हुआ, सटीक तरीके से जमाया हुआ। कोल बिन भी 2 गुना हो चुका था, लो ग्रेड क्रिस्टल से पूरा भरा हुआ। क्रॉसबो फुली लोडेड था, हार्पून रेडी था। लिन जुआन अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। 5 दिन फ्रेश वेजिटेबल्स और बीस्ट मीट खाने से उसके चेहरे पर रंग वापस आ गया था। वो ग्रो बॉक्स के पास घुटनों के बल बैठी थी, एक्साइटेड। कैबेज की जड़ से 2 नई लीव्स निकल आई थीं। सेकंड हार्वेस्ट समय पर था, लेकिन कैबिन अब पूरी तरह भर चुका था। 20 वर्ग मीटर सप्लाईज, वेपन्स और इक्विपमेंट से ठसाठस भरा हुआ। क्लास ए सीड्स के लिए ग्रो बॉक्स बढ़ाने की जगह ही नहीं बची थी। पोलारिस अपनी फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुका था। मेरे ट्रुथ पॉइंट्स 1000 तक पहुंच चुके थे। बस 400 और चाहिए थे LV2 तक पहुंचने के लिए। मैंने कोट उठाया, आखिरी पुश के लिए तैयार। आज सब खत्म करना था। तभी मैंने उसे महसूस किया, जमीन के अंदर से आती गहरी कंपन। ये किसी बीस्ट की नहीं थी, मशीन थी। भारी ट्रैक्स बर्फ को पीसते हुए, इंडस्ट्रियल लेवल इंजन की आवाज। मैंने बाइनोकुलर्स उठाए और दूर देखा। होराइजन पर कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। मेरी सांस आधे सेकंड के लिए रुक गई। जो भी था वो असली वेस्टलैंड मॉन्स्टर था। जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया। लेवल 3 फोर्ट्रेस क्लास मोबाइल सिटी, असली वाला। उसका बेस फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, सैकड़ों ट्रैक्स पर चलता हुआ, हर ट्रैक मेरे पूरे हल से मोटा। काले स्टील की दीवारें कई दर्जन मीटर ऊंची, खून और वक्त के निशानों से ढकी हुई। ऊपर इंडस्ट्रियल चिमनीज काला धुआं छोड़ते हुए। हर तरफ हैवी गन्स, ट्विन बैरल्स, ट्रिपल बैरल्स, इतने बड़े कि उनका मजल इंसान का सिर निगल जाए। उस पर एक फ्लैग था, गियर और स्नोफ्लेक का निशान। विंटर ट्रेड अलायंस, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो हाई लेवल माइनिंग राइट्स और एंशिएंट रूइंस कंट्रोल करता है। आर्म्ड मर्चेंट फ्लीट्स के साथ घूमता है और छोटे ग्रुप से अनफेयर ट्रेड करके रिसोर्सेज खींचता है। और ये फोर्ट्रेस उनके लिए बस मिड टियर फ्लीट था। लिन जुआन भी खिड़की पर आकर देखने लगी। मैंने उसे बताया, ये क्या है और ये हमें पत्थर की तरह कुचल सकता है। उनकी एक कैनन भी मेरे पूरे बिल्ड को खत्म कर सकती है। यहां लड़ाई का कोई सवाल नहीं। मैंने इंजन आइडल पर कर दिया और एक बड़े आइस रॉक के पास खुद को छिपाने की कोशिश की। कोई फायदा नहीं। उनका रडार हमें किलोमीटर दूर से पकड़ चुका था। फोर्ट्रेस के नीचे एक हाइड्रोलिक डोर खुला। 3 स्लीक सफेद आर्मर्ड स्नो व्हीकल्स 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाहर निकले। कुछ ही सेकंड में उन्होंने मुझे घेर लिया। 30 मीटर दूर रुक गए, बर्फ उड़ाते हुए जो मेरे आर्मर से टकराई। गार्ड्स बाहर कूदे। अच्छा गियर, फाइन राइफल्स, विंडप्रूफ मास्क्स। उन्होंने मेरे स्क्रैच हल को ऐसे देखा जैसे कचरा हो। एक ने लाउडस्पीकर उठाया और हमें रस्टी कॉफिन में बैठे चूहे कहा। बोला वो चेक करना चाहते हैं कि हमारे कबाड़ में उनके अलायंस के लिए कुछ काम का है या नहीं। मैंने हथियारों को छुआ भी नहीं। उनकी मेन गन्स की रेंज में फायर करना मतलब सीधी मौत। मैं शांत बैठा रहा। पहले समझना था कि वो चाहते क्या हैं। लिन जुआन ने मेरा स्लीव पकड़ लिया, डर से कांप रही थी। मैंने उसे शांत रहने को कहा। जब तक गोली नहीं चलती, ये सिर्फ व्यापार है। मैंने माइक्रोफोन उठाया और कहा, मेरे पास जंक नहीं है, सिर्फ लग्जरी आइटम्स हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लीड गार्ड गुस्से में आ गया। उसने राइफल मेरे ग्लास पर तान दी। 3 सेकंड का समय दिया। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला, समर्पण के लिए नहीं, दिखाने के लिए। एक मैकेनिकल आर्म बाहर निकली, उसके सिरे पर एक आयरन रॉड और उससे लटका हुआ वैक्यूम सील्ड बैग। अंदर फ्रेश स्नो बेयर मीट का टुकड़ा, साफ अच्छी क्वालिटी, बिना रेडिएशन डैमेज। ऐसा मीट जिसके लिए नोबल्स और मोबाइल सिटीज बड़ी कीमत देते हैं। इस दुनिया में फ्रेश अनकॉन्टेमिनेटेड मीट कोल क्रिस्टल से भी ज्यादा रेयर है। ये जिंदगी बढ़ाता है, रेडिएशन सिकनेस से लड़ता है और स्टेटस दिखाता है। हर गार्ड ने एक साथ निगल लिया। मैं उनकी आवाज तक सुन सकता था। मैंने स्पीकर पर कहा, ऐसी क्वालिटी का मीट मैं अपने व्हीकल में कुत्तों को खिलाता हूं। लीड गार्ड ने राइफल नीचे कर दी।
उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने पूछा, कितना है तुम्हारे पास? मैंने कहा, इतना कि तुम्हारा टीम लीडर उस बड़े चलते किले से खुद बाहर आए और मुझसे बात करे। फिर मैंने मीट वापस अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल के लिए वो ठंड में खड़े रहे। फिर गार्ड रेडियो पर अपने ऊपर वालों को रिपोर्ट देने भागा। मैंने मीट वापस कोल्ड स्टोरेज में रखा। इस फोर्ट्रेस से लड़ना नामुमकिन है, लेकिन मुझे लड़ना नहीं है। विंटर ट्रेड अलायंस व्यापारी हैं, और व्यापारी प्रॉफिट के सामने नहीं टिकते। मेरे पास वही चीज है जिसकी उनके अमीर क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा चाहत है। अगर वो लालच में आए तो मुझे LV2 तक पहुंचने के लिए आखिरी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। बर्फीली हवा मैदान में गरज रही थी, सफेद धूल उड़ाते हुए, और पोलारिस के मजबूत स्टील आर्मर से टकरा रही थी। 15 मिनट भी नहीं हुए थे। दूर खड़ा वो लेवल 3 फोर्ट्रेस फिर से भारी मैकेनिकल आवाज करने लगा। कुछ ही देर में एक कमांड व्हीकल, जो आम ऑफ रोड गाड़ी से दोगुना बड़ा था, काले भारी आर्मर में ढका हुआ, बर्फ को कुचलता हुआ आर्कटिक स्टार की तरफ बढ़ा। उसके साथ 2 गार्ड व्हीकल्स भी थे। बड़ी मछली आ चुकी थी। लिन जुआन ने मॉनिटर पर देखा और हल्की मुस्कान दी। कमांड व्हीकल आकर आर्कटिक स्टार से करीब 10 मीटर दूर रुक गया। दरवाजा खुला और एक मोटा, मध्यम उम्र का आदमी बाहर उतरा। उसने ग्रे मिंक कोट पहन रखा था। 2 आर्म्ड गार्ड्स उसे संभालते हुए बर्फ पर आगे ला रहे थे। उसके चेहरे पर फिल्ट्रेशन मास्क था, बस आंखें दिख रही थीं, तेज और लालची। वो फरनान था, विंटर ट्रेड अलायंस के लोअर टियर ट्रेडर्स का मैनेजर। उसने आर्कटिक स्टार को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके रफ वेल्ट्स और रिवेट्स पर नजर डाली, जैसे उसे ये सब घटिया लग रहा हो। बाहर से वो एटीट्यूड बनाए हुए था, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी। साफ था, वो बेसब्र था। ऊपर बैठे बड़े लोग फ्रेश हाई क्वालिटी फूड के लिए पागल थे। अगर उसे ये बैच मिल जाता तो अलायंस में उसकी पोजीशन बढ़ जाती। सुनो अंदर वाले, उसके गार्ड ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाया, हमारे ट्रेडर फर्नान खुद तुमसे ट्रेड करने आए हैं। ये तुम्हारे लिए एक मौका है। जल्दी दरवाजा खोलो और सामान दिखाओ। आर्कटिक स्टार के बाहर कम्युनिकेटर पर लाल लाइट जली। मेरी आवाज निकली, ठंडी और सीधी, ये लक नहीं, बिजनेस है। अगर सामान देखना है तो वो मोटा आदमी खुद ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक आए। मुझे अपने व्हीकल के चारों तरफ बंदूक लिए कुत्ते पसंद नहीं। फरनान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने बहुत वॉन्डरर्स देखे थे। आमतौर पर ऐसे लोग घुटनों पर आ जाते हैं, लेकिन यहां डर का नाम नहीं था। आवाज सीधी, सख्त, जैसे स्टील। स्नोस्टॉर्म के बाद जिंदा बचा हुआ, मॉडिफाइड ट्रैक्ड व्हीकल के साथ और टॉप क्वालिटी मीट लेकर बैठा आदमी। यह आसान टारगेट नहीं था। वो आगे बढ़ा, गार्ड्स को पीछे हटाया, आर्कटिक स्टार के साइड पर ऑब्जर्वेशन पोर्ट के सामने आकर रुक गया, मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे। अंदर से पैनल खुला। हम दोनों आमने सामने। उसने घमंड से कहा, सुना है तुम्हारे पास टॉप क्वालिटी म्यूटेटेड बीस्ट मीट है, अलायंस रूल्स के हिसाब से। माल दिखाओ और दाम बताओ। अगर तुम उसी लेवल का 10 जीन स्नो बेयर मीट दे सकते हो तो मैं 100 लो ग्रेड सोर्स फायर कोल क्रिस्टल्स या 1000 ट्रेड पॉइंट्स दूंगा। 100 कोल क्रिस्टल्स, करीब 500 ट्रूथ पॉइंट्स। किसी छोटे ट्रेडर के लिए यह बड़ी डील होती, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं हंसा भी नहीं, बस एक टुकड़ा उठाया, करीब 20 जीन का टॉप क्वालिटी स्नोबेयर मीट, और सीधे ग्लास पर दे मारा। मोटा ताजा साफ रंग वाला मीट। फरनान की आंखें फैल गईं, उसकी सांस तेज हो गई। 20 जीन, इतनी क्वालिटी का मीट फोर्ट्रेस के अंदर 10 गुना दाम पर बिकता। मैंने शांत आवाज में कहा, यह तो सिर्फ एपेटाइजर है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही मैंने अगला मूव किया। अपने हाथ में एक छोटा सा हरा टुकड़ा उठाया, आधा हथेली जितना। उस पर पानी की एक बूंद टंगी हुई, फ्रेश ग्रीन लीफ। फरनान का चेहरा बदल गया। वो लगभग ग्लास से चिपक गया। उसकी आंखें उस पत्ते पर जमी हुई थीं। उसके गले से भूखी आवाज निकली। इस जमी हुई दुनिया में, जहां 100 साल से फ्रॉस्ट है, फ्रेश ग्रीन प्लांट वो खजाना है। मीट लग्जरी है, लेकिन फ्रेश वेजिटेबल्स प्राइसलेस। उनमें जो लाइफ है, विटामिन्स हैं, वो किसी भी सोर्स फायर इंजन से रिप्लेस नहीं हो सकते।
उसकी आवाज कांप गई। ये तुम्हारे पास कैसे है? फोर्ट्रेस लेवल सिटी भी इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स मुश्किल से उगा पाती है। मैंने पत्ता उंगलियों में दबाया, सीधे उसकी आंखों में देखा। यहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब गेम मेरे हाथ में था। मैंने मीट और लीफ दोनों वापस खींच ली। नजरें उसकी लालच भरी आंखों में गड़ी रहीं। अब बात करते हैं असली प्राइस की। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन फरनान के माथे पर पसीना आ गया था। वो हरी कैबेज की लीफ और टॉप क्वालिटी स्नोबेयर मीट उसके दिमाग पर पूरी तरह छा चुके थे। अगर वो ये सामान अलायंस में वापस ले जाता और ऊपर बैठे लोगों को देता तो प्रमोशन पक्का था। शायद उसे किसी बड़े सिटी स्टेट मोबाइल सिटी में भी भेज दिया जाता। प्राइस बताओ। उसकी आवाज अब नरम थी, पहले जैसी घमंडी नहीं। जो चाहो, हाई ग्रेड वाटर फिल्टर्स, टन्स ऑफ कोल, एडवांस्ड एलॉय आर्मर, जो भी मेरे कारवां में है मैं दे सकता हूं। यह ऑफर किसी भी वंडरर को पागल कर देता, लेकिन मेरा चेहरा नहीं बदला। अपना बेकार सामान रखो अपने पास, मैंने सीधा कहा। मुझे कोल नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, और तुम्हारा घटिया आर्मर भी नहीं। फरनान चुप हो गया। वेस्टलैंड में ये सभी करेंसी होते हैं। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मैं ग्लास के पास झुक गया, आंखों में हल्की चमक। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो ध्यान से सुनने लगा। प्री सिविलाइजेशन के रेयर साइंटिफिक ब्लूप्रिंट्स या कोई भी टेक्निकल डेटा कैरियर्स जो तुम लोग समझ नहीं पाते। जितने ज्यादा उतना अच्छा, जितने हाई लेवल उतना बेहतर। यह सुनकर फर्नान सच में चौंक गया। ऐसी चीजें अलायंस को कभी कभी रूइन से मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर अनरीडेबल होती हैं। या तो टेक्नोलॉजी नहीं होती उन्हें बनाने की, या वो बस बेकार कागज बनकर रह जाती हैं। सिर्फ कुछ पागल साइंटिस्ट्स ही उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसने सोचा, एक स्कैवेंजर को इन बेकार चीजों से क्या लेना। मैंने उसकी हेजिटेशन देखी और हैच बंद करने का नाटक किया। अगर नहीं है तो डील खत्म। ये मीट मैं अपने डॉग्स को खिला दूंगा। रुको रुको। फरनान घबरा गया। मौका हाथ से निकल रहा था। उसने जल्दी से कोट के अंदर हाथ डाला और एक फ्लैट सिल्वर ग्रे मेटल ट्यूब निकाली। मेरे पास एक है, मेरी प्राइवेट कलेक्शन में। उसने गहरी सांस ली। 6 महीने पहले हमारे कैरावैन को एक पुराने मिलिट्री बंकर में मिला था। कहते हैं इसमें मेमोरी एलॉय का फोर्जिंग डायग्राम है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अलायंस ने इसे बेकार समझकर मुझे दे दिया। मेमोरी एलॉय। ये सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मुझे सिस्टम के रूल्स पता थे। जितनी कॉम्प्लेक्स और वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी, उतना ज्यादा ट्रुथ उसमें छिपा होता है, और उतना ही मुश्किल वेस्टलैंड के लोगों के लिए उसे समझना। फरनैन के लिए यह स्क्रैप था, मेरे लिए खजाना। मैंने अपनी आवाज स्टेडी रखी। ट्यूब को एक्सटर्नल स्लॉट में डालो। व्हीकल के बाहर एक छोटा मेटल कलेक्शन बॉक्स निकला। फरनान ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ट्यूब उसमें रख दी। बॉक्स अंदर खींच गया। जैसे ही मैंने ट्यूब हाथ में ली, मेरे दिमाग में सिस्टम एक्टिवेट हुआ। एक तेज आवाज, हाई वैल्यू नॉलेज डिटेक्टेड, स्कैन कंप्लीट। प्री सिविलाइजेशन फेडरेशन का मीडियम लेवल सीक्रेट मेमोरी एलॉय फोर्जिंग डायग्राम, माइक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने मन ही मन पूछा, कन्वर्जन कितना मिलेगा? आंसर आया, 1500 ट्रूथ पॉइंट्स। मेरी सांस रुक गई। मैंने सोचा था यह वैल्यूबल होगा, लेकिन इतना। एक ही आइटम, 1500 पॉइंट्स। यह सिर्फ फायदा नहीं था, यह सीधा जंप था। एलवी2 के करीब, शायद उससे भी आगे। लेकिन बाहर से मैंने कुछ नहीं दिखाया। चेहरा बिल्कुल शांत। मैंने बिना हिचकिचाहट के 20 पाउंड स्नोबियर मीट और वो फ्रेश कैबेज लीफ एक्सटर्नल ट्रे पर रख दिए। पेमेंट रिसीव्ड, डील कंप्लीट। फिर मैंने ऑब्जर्वेशन पोर्ट बंद कर दिया। बाहर फर्नान उस मीट और लीफ को पकड़े खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे फायदेमंद डील की है। उसे यह नहीं पता था कि असली फायदा किसका हुआ है।